Assalamu alaikum students. Today we will continue the topic demand. We have learned in the last lecture what is demand. First of all, we will again revise what is demand. As you know, a desire will become demand if it fulfills the three conditions. What are these three conditions? The first one, desire or want of a commodity. A person wants or desired to get a commodity. The second condition is the ability to pay. The person, the consumer, has the purchasing power to buy that commodity. He has amount in his pocket to purchase that commodity. It means he has the ability to pay. So, when he has the ability to pay, his desire or his want become demand in the economic literature. And the third and very important condition is that he is the willingness to pay, that he want to purchase that commodity by paying his amount or his pay. So it means that the willingness to pay is also an important condition. So only when all these three conditions are present, then the consumer present his demands in the market. अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन गायब हो तो उसकी डिजायर जो है और उसकी वांट जो है वो डिमांड नहीं बन सकती. What is the demand schedule? The demand schedule in the table represents different quantities of commodities that are purchased at different prices during a certain specified period. It can be a day, a week, a month. The demand schedule can be classified into two categories: individual demand schedule and the market demand schedule. First of all, we will study individual demand schedule. Individual demand schedule, it represents the demand of an individual for a commodity at different prices at a particular time period. As the following table shows a demand schedule for oranges. At any date, for example, we take the date of the 17th January 2020. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल की या एक कंज्यूमर की डिमांड पर मुश्तमिल होता है. और जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि कोई भी डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड, किसी भी कंज्यूमर की डिमांड, उसका दो फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. द फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की प्राइस जाने बगैर एक कंज्यूमर कभी भी ये नहीं बता सकता कि उस कमोडिटी के लिए उसकी डिमांड कितनी है. इन द सेम वे टाइम के साथ भी डिमांड अटैच होती है. टाइम पीरियड के मुताबिक ही अपनी डिमांड जो है वो कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि एक कंज्यूमर की डिमांड उसकी डेली डिमांड उसकी वीकली और मंथली डिमांड से टोटली डिफरेंट होगी. इस तरह टाइम पीरियड के साथ भी ये बहुत जो है वो अटैच होती है. चलिए हम यहाँ देखते हैं कि पहले कॉलम में, इस टेबल के पहले कॉलम में ऑरेंजेस की प्राइसेस जो हैं वो मेंशन की गई हैं. ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है. गोया कि इस टेबल में सिर्फ एक फर्द, किसी भी एक कंज्यूमर की डिमांड के बारे में जो है डिमांड को एनालिसिस किया गया है. जैसे कि फर्स्ट कॉलम में प्राइसेस गिवन है, ये ऑरेंजेस की प्राइसेस हैं. और दूसरे कॉलम में ये बताया गया है कि एक फर्द या एक कंज्यूमर मुख्तलिफ प्राइसेस पर कमोडिटीज को कैसे कैसे परचेज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑरेंज की प्राइसेस 15 रुपीज़ पर केजी हो तो कंज्यूमर ऑरेंजेस की जो है वो सिर्फ 2 kg ऑरेंज जो है वो खरीदेगा. लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती है, प्राइस 15 से कम होकर 12 हो जाती है,
तो वो अपनी डिमांड को बढ़ाने की पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले वो 15 रुपीज़ में सिर्फ जो है वो ऑरेंज के 2 kg खरीद सकता था, लेकिन अब प्राइस के कम हो जाने की वजह से अपनी उतनी ही अमाउंट से वो पहले से ज़्यादा मिकदार में कमोडिटी को खरीदने की पोजीशन में है। नतीजतन कम होती हुई कीमत ने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस मुसलसल कम होती चली जाएंगी, जैसे प्राइसेस के कॉलम में आप देख रहे हैं कि वो 12 से कम होकर 9, 9 से कम होकर 6 और फिर 3 रह गई। तो जैसे जैसे उसकी प्राइस कम होती चली जाती है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है 2 से 3, 4, 5 और हत्ता कि जब ऑरेंज की प्राइस 3 रुपीज़ पर केजी है तो उसकी डिमांड बढ़कर 6 kg ऑफ ऑरेंजेस पहुंच जाती है। अगर इसी ग्राफ को, इसी स्केड्यूल को हम उल्टा कर देखें, यानी अगर हम अज्यूम करें कि पहली प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ हो और वो ऑरेंज जो है वो 6 kg ऑरेंज खरीदता हो, तो जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होती चली जाएगी, जैसे 3 से बढ़कर अगर वो 6 हो गई तो अब वो 6 kg ऑरेंज नहीं खरीदेगा, बल्कि वो 5 kg ऑरेंज खरीदेगा। इसी तरह जब प्राइस 6 से बढ़कर 9 हो जाएगी तो वो अब ऑरेंज जो है वो 5 kg ऑरेंज के बजाय 4 kg ऑरेंज खरीदेगा। गोया जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाए, यानी हम स्केड्यूल को उल्टा कर देखें, अगर हम 3 रुपीज़ प्राइस और 6 kg ऑरेंज से शुरू करते हैं और फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है हम देखते हैं कि ऑरेंज की डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है। गोया कि बढ़ती हुई कीमतें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को कम कर देती हैं, वो ज़्यादा मिकदार में कमोडिटीज़ परचेज नहीं कर पाता, जबकि कम होती हुई कीमतें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को बढ़ाती हैं, उसकी कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, वो पहले से ज़्यादा मिकदार में कमोडिटीज़ को खरीदने की पोजीशन में आ जाता है। इसी की मदद से हमने एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया है। ये भी सिर्फ एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व है। आप अब यहाँ देख सकते हैं कि वाई एक्सिस जो कि हमारा वर्टिकल एक्सिस है, इस पे हमने प्राइस को मेजर किया है, और एक्स एक्सिस जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर किया है इन केजी। ऑरेंज को हम की क्वांटिटी हम मेजर करें इन टर्म्स ऑफ केजी। अब आप देखिए, जब कमोडिटी की प्राइस है 3 रुपीज़, तो आप देख रहे हैं कि वो कितने ऑरेंज खरीद रहे हैं। हमने 3 रुपीज़ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींची 6 तक, 6 के यूनिट के लिए। तो अब आप देखते हैं कि अब 3 रुपीज़ पर 6 kg ऑरेंज जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। और अगर हम इसको 15 से स्टार्ट करें, जैसा कि हमारा स्केड्यूल थे, तो 15 रुपीज़ प्राइस पर जो ऑरेंजेस हैं वो 2 kg परचेज किए जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाती है, 15 से कम होकर 12, 12 से कम होकर 9, तो हम देखते हैं कि ऑरेंजेस की डिमांड बढ़ रही है। 12 रुपीज़ प्राइस पर केजी पर ऑरेंज 3 kg डिमांड किए जा रहे हैं, जबकि 9 रुपीज़ पर केजी पर ऑरेंज 4 kg डिमांड किए जा रहे हैं। हत्ता कि कम होती हुई कीमत जैसे कि 3 रुपीज़ पर केजी पर ऑरेंज 6 kg डिमांड किए जा रहे हैं। अगर हम इन तमाम नुकात को मिला दीजिए, इन तमाम पॉइंट्स के लोकस से हमें जो कर्व हासिल हो रहा है, इट इज़ नोन एज द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व की आप एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, जिसको हम आगे इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब ये है कि ये ख़त लेफ़्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, कर्व है। इसके नेगेटिव स्लोप होने की वजह ये है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। कम होती हुई प्राइसेस डिमांड को ज़्यादा कर देती हैं और बढ़ती हुई प्राइसेस डिमांड में कमी ले आती हैं। इसीलिए ये कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। ये तो था इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक कंज्यूमर की डिमांड को हमने एनालिसिस किया, लेकिन हम पूरी मार्केट की डिमांड को भी एनालिसिस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मार्केट क्या है? मार्केट इकोनॉमिक्स की टर्म में
एक कमोडिटी की जो है वो एक जगह पे एक ही प्राइस पर होने वाली जो है वो डिमांड को हम मार्केट कहते हैं। मार्केट में कोई एक कंज्यूमर नहीं होता। मार्केट में बैक वक्त बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो उस कमोडिटी को डिमांड कर रहे होते हैं। जब तक जिस एरिया तक एक कमोडिटी की एक ही प्राइस प्रिवेल कर रही होगी, वो सारे का सारा एरिया उस कमोडिटी की एक मार्केट कहलाएगा। और जहाँ से उस कमोडिटी की दूसरी प्राइस कम या ज़्यादा प्राइस शुरू हो जाएगी तो वो इलाका दूसरी मार्केट बन जाएगा। ये है मार्केट की डेफिनेशन। मार्केट में कोई एक कंज्यूमर नहीं होता, मार्केट में बहुत से कंज्यूमर्स होते हैं। अगर उन तमाम तर कंज्यूमर की डिमांड को हम एडअप कर लें तो उनकी डिमांड मार्केट डिमांड कहलाती है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी which all consumers will buy at all possible prices at a given moment of time. In a market, there are several consumers and each has a different likings, tastes, preferences and income. Every consumer has a different demand. The market demand actually represents the demand of all the consumers combined together. तमाम तर कंज्यूमर्स, अब ज़ाहिर है हर कंज्यूमर की डिमांड डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? एक ही प्राइस पर तमाम कंज्यूमर एक जैसी क्वांटिटीज़ क्यों डिमांड नहीं करते? ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि सबकी सबसे बड़ा डिफरेंस सबकी इनकम में फ़र्क है, सबकी परचेसिंग पावर में फ़र्क है। हर कोई एक कीमत पर उस कमोडिटी की एक जैसी मिकदार नहीं खरीदता। जैसे कि अगर ऑरेंज की प्राइस 15 रुपीज़ पर केजी है तो हो सकता है कि कोई एक जो कंज्यूमर जो कि जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जो कि रिच है, वो उसके 10 केजी ऑरेंजेस खरीद ले। लेकिन जिसकी परचेजिंग पावर कम है, हो सकता है कि वो उसके सिर्फ 2 केजी ऑरेंजेस खरीदे। इस तरह कंज्यूमर्स की लाइकिंग में भी फ़र्क है। कोई ऑरेंजेस को लाइक करेगा, कोई नहीं लाइक करता। और हर एक का टेस्ट और हर एक की प्रेफरेंसेस डिफरेंस हैं। हो सकता है कि कोई अपनी बेसिक नीड्स को या किसी और दूसरी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी या और मुख्तलिफ़ किस्म की वांट्स और डिज़ायर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हो एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स। जैसे ऐसी सूरत हाल में हर कंज्यूमर की लाइकिंग, टेस्ट और प्रेफरेंस और इसके अलावा इनकम या परचेजिंग पावर डिफरेंट है। इसीलिए तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड एक जैसी नहीं होती। चुनांचे एक ही प्राइस पर तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर हम कलेक्ट कर लें, इसको एडअप कर लें, तो ये मार्केट डिमांड कहलाती है। इसी तरह तमाम पॉसिबल प्राइसेस पर तमाम तर कंज्यूमर जो कि मार्केट में मौजूद होते हैं, उनकी डिमांड को अगर हम एडअप कर लें, जमा कर लें, तो ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहलाता है। सो द स्टडी ऑफ द मार्केट डिमांड स्केड्यूल for milk is presented in the following table. ये एक मार्केट डिमांड स्केड्यूल है। अब आप इसमें देखते हैं कि पहले कॉलम में हमने मिल्क की प्राइस से ली है, क्योंकि हमने मार्केट डिमांड किसकी देखी है? मिल्क मार्केट की हम डिमांड देख रहे हैं कि मिल्क को कंज्यूमर जो है वो किस तरह परचेज करते हैं। अब जाहिर है मिल्क को ख़रीदने वाले एक मार्केट के अंदर अनलिमिटेड कंज्यूमर्स होंगे, बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉडल हमने यहाँ सिर्फ 2 कंज्यूमर्स लिए हैं। इसी मॉडल्स को हम 100, 1000, 2000, 1 लाख यानी कि अनलिमिटेड कंज्यूमर्स तक जो है वो फैलाया जा सकता है। बट हेयर फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ मॉडल हमने सिर्फ 2 कंज्यूमर जो हैं वो अज्यूम किए हैं। पहला हमारा कंज्यूमर मिस्टर एक्स कहलाता है और दूसरा कंज्यूमर मिस्टर वाई। मिल्क की डिमांड, अगर मिल्क जो है 5 रुपीज़ पर लीटर है तो आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स उसको कितना डिमांड करते हैं? जस्ट 1 लीटर परचेज कर सकता है, जबकि मिस्टर वाई उसके 2 लीटर जो है वो परचेज कर सकता है। इससे ये दिखाई देता है कि मिस्टर वाई की जो परचेजिंग पावर मिस्टर एक्स की निस्बत ज़्यादा है, या मिस्टर वाई की लाइकिंग, टेस्ट या प्रेफरेंसेस मिल्क के लिए जो है वो एक्स की निस्बत ज़्यादा है।
वो दूध को ज़्यादा लाइक करता है, वो उसको प्रेफर करता है, इसलिए या उसके टेस्ट में शामिल है, इसलिए वो एक्स की निस्बत मिल्क को ज़्यादा डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाती है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों की मिल्क के लिए डिमांड बढ़ती चली जाती है। जैसे प्राइस जब 5 से कम होकर 4 हो जाती है तो मिस्टर एक्स मिल्क की डिमांड को 1 लीटर से बढ़ाकर 2 लीटर कर देता है, जबकि मिस्टर वाई इसकी डिमांड को 2 लीटर से बढ़ाकर 3 लीटर कर देते हैं। हर प्राइस पर, हर पॉसिबल प्राइस पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों की डिमांड को एडअप कर लिया जाता है, इससे हमारी मार्केट डिमांड बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन दी लास्ट कॉलम, इन दी फोर्थ कॉलम हमने मार्केट डिमांड कैलकुलेट की है। चूंकि हमने एज्यूम किया कि हमारी मार्केट में हैं ही बस 2 कंज्यूमर्स, तो दोनों की डिमांड को हमने जमा कर लिया। जैसे प्राइस, जब मिल्क की प्राइस 5 रुपीज़ पर लीटर है तो मिस्टर एक्स की डिमांड है 1 लीटर और मिस्टर वाई की डिमांड है 2 लीटर। हमने मार्केट डिमांड के कॉलम में 1 और 2 लीटर्स को एडअप किया, तो गोया मार्केट प्राइस 5 पर मार्केट डिमांड कितनी है? 3 लीटर ऑफ मिल्क है। जब मिल्क की प्राइस कम होकर 5 से कम होकर 4 रह जाती है तो मिस्टर एक्स अपनी डिमांड को बढ़ाकर 1 से बढ़ाकर 2 कर देते हैं, मिस्टर वाई 2 से बढ़ाकर 3 कर देते हैं। और मार्केट डिमांड कितनी होगी? 2 और 3 को हमने ऐड किया तो 5। गोया मिल्क की प्राइस अगर 5 है तो मार्केट डिमांड जो है वो 5 लीटर है। इसी तरह अगर प्राइस जो है वो 4 से कम होकर 3 रह गई तो मिस्टर एक्स ने अपनी डिमांड बढ़ाकर 3 कर दी, मिस्टर वाई ने बढ़ाकर 4 कर दी। 3 और 4 को ऐड किया तो मार्केट डिमांड है 7। 3 रुपीज़ मिल्क की प्राइस पर मार्केट डिमांड है 7 लीटर। इसी तरह आप देखते जाएं कि जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाती है तो मिस्टर एक्स, वाई और मार्केट डिमांड बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि जब अगर प्राइस कम होते होते 1 रह जाए तो मिस्टर एक्स की डिमांड 5, मिस्टर वाई की 6 है और दोनों को एडअप करें तो मार्केट डिमांड जो है वो 11 है। अब इन्हीं की मदद से हम मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं। मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए मिस्टर एक्स और वाई के कर्व जो है वो अलग अलग बनाए जा सकते हैं और मार्केट डिमांड कर्व भी जो है वो अलग अलग बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ बनाए मार्केट डिमांड स्केड्यूल, हमने मिस्टर एक्स की डिमांड का कर्व अलग बनाया, मिस्टर वाई का अलग, और फिर मार्केट डिमांड। आप इसमें देखिए कि प्राइसेस जो हैं वो सब में सेम है। जैसे जब कमोडिटी की प्राइस 1 है तो हम जानते हैं कि मिस्टर एक्स कितना डिमांड कर रहा है? 1 कमोडिटी, जबकि प्राइस 5 पर मिस्टर वाई की डिमांड थी 2। 1 और 2 को हमने ऐड किया तो ये है 3। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट डिमांड में जब कमोडिटी की प्राइस 5 है तो मार्केट डिमांड कितनी है? 2 और 4 के दरमियान 3 उसकी डिमांड है। इसी तरह जब प्राइस कम होकर 5 रह गई तो मिस्टर एक्स की डिमांड बढ़कर 2 हो गई। प्राइस 4 पर मिस्टर वाई की डिमांड है 3, 2 और 3 को ऐड किया तो ये हो गया 5। चुनांचे आप देख सकते हैं कि मार्केट डिमांड में जब कमोडिटी की प्राइस जो है वो 4 है तो मार्केट डिमांड कितनी है? वो 5 है। 4 और 6 के दरमियान 5 है। इसी तरह आप देखें कि जैसे तीनों सूरत हाल में एक्स की डिमांड का कर्व हो, मिस्टर वाई की डिमांड का कर्व हो या मार्केट डिमांड कर्व हो, तो जैसे जैसे प्राइसेस कम होती चली जाती हैं मिस्टर एक्स, वाई और मार्केट डिमांड तीनों जो हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं। अब इसमें जो बात समझने की है वो ये कि 2 हमने कंज्यूमर्स अज्यूम किए हैं, दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड को जमा करके हम मार्केट डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकली आप कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई's डिमांड। क्या डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट होता है या ये कनकेव या कन्वेक्स भी हो सकता है? मार्केट डिमांड कर्व हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, ये हमेशा एक जो है वो लीनियर कर्व नहीं होता, ये बाज़ का नॉन लीनियर भी हो सकता है। बहुत से फैक्टर्स इस सिलसिले में जो है वो काउंट करते हैं। लीनियर या स्ट्रेट डिमांड कर्व उस वक्त होता है जब प्राइस में हमेशा एक स्पेसिफिक चेंज से डिमांड में भी हमेशा स्पेसिफिक चेंज आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में 1 यूनिट से चेंज आती जाए और डिमांड उसके जवाब में ठीक 10 यूनिट से कम होती चली जाए, गोया प्राइस में स्पेसिफिक चेंज से डिमांड में भी एक मखसूस या स्पेसिफिक चेंज ही आए,
तो हमारा डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे बनता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर डिमांड में एक स्पेसिफिक चेंज, प्राइस में एक स्पेसिफिक चेंज आ रही है लेकिन डिमांड में आने वाली तब्दीली कम और ज़्यादा है, कभी तो डिमांड जो है प्राइस में तब्दीली के जवाब में ज़्यादा तब्दील हो जाती है, कभी कम तब्दील हो जाती है। तो ऐसे सूरत हाल में हमेशा अगर एक जैसी तब्दीली ना आए, कभी ज़्यादा तब्दीली आ जाए कभी कम तब्दीली आ जाए, तो फिर हमारा कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं बनता है, या तो ये कनकेव बनता है या फिर कन्वेक्स बनता है। और दोनों कर्व यानी बोथ द इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व are the straight line, but it is not possible that always they are the straight line. A demand curve will slopes downwards to the right. It is not necessary that the demand curve is a straight line. A demand curve may be a concave or may be a convex curve. It may take any shape, but provided it is a negatively sloped. यानी एक कर्व के एक प्राइस और डिमांड के एग्जैक्ट रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड हो। गोया नेगेटिवली स्लोप्ड होना ज़रूरी है। आगे हम कुछ ऐसे केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड भी हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस पॉइंट पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो ये कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ये बात तो तय है। लेकिन इसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। ये मुमकिन हो सकता है कि डिमांड कर्व या तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो नेगेटिवली स्लोप्ड ही, या ये कन्वेक्स हो या ये कनकेव हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा खत जो है वो पहला खत कनकेव है और पहला हमारा खत जो है वो कन्वेक्स है और दूसरा खत जो है वो कनकेव है। लेकिन ये दोनों खत भी जो हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं।